खुशबुओं के व्यापार का आपको आइडिया है? जी जी जी। ये कैसे आया था? पहले ऑनलाइन था या पहले ही कोई स्टोर खोला आपने? अगर मुल्क की मईशत को बेहतर करना है तो ऐसी कंपनीज बनानी है जो एक्सपोर्ट करें, ब्रांड्स बने, ठीक है, बाहर से आपका ज़रा मादला लेकर आए, एम्प्लॉयमेंट दे यहाँ पे। सेंट एंड स्टोरीज और साद अफरीदी साहब क्या सोचते हैं, किधर जाना है? हम ना हो, लेकिन ये कि हमारे बाद वो कंपनी जो है वो चलती रहे। सही। तो ये मेरे एक ख्वाब है। आपने कहा ना, हम ना हो हमारे बाद चलता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जनाब राहत इंदौरी साहब का एक शेर है बड़ा मशहूर कि फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क ख़ता है तो ये ख़ता एक बार नहीं 100 बार करो। तो दूसरे जुमले से आप इत्तेफाक ना करें, लेकिन पहला जुमला इसलिए ज़रूरी है कि आज हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इस पॉडकास्ट में वो खुशबुओं के व्यापारी हैं, जनाब साद अफरीदी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। खैरियत से साद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तशरीफ़ आवरी के लिए। और काफ़ी टाइम से हम प्लान तो कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुकद्दर में लिखा था कि आज हम मिलेंगे। तो कैसा लग रहा है आके? थोड़ा सा बताएं। विज़िट हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मैं तो आता ही रहता था। अच्छा। तो लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी आता हूँ यहाँ पर तो नए सिरे से बहुत खुशी मिलती है, और सबसे बड़ी बात ये कि उम्मीद मिलती है। अच्छा। तो आजकल बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जिससे इंसान को उम्मीद मिले। जी। तो ये आप लोगों का ऐसा इदारा है कि ये मुझ जैसे बंदों को बहुत उम्मीद देता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब आपकी पहचान आज जब हम जामे में आप पहुँचे हैं और जिस से हम मिले, सरप्राइजिंगली वो पहले से कह रहा था सेंट एंड स्टोरीज साद। तो माशाल्लाह साद भाई को सभी जानते थे, तो वो ऑलरेडी एक मारूफ शख्सियत हैं। मैं अभी ये कह रहा था बैक ऑफ कैमरा के बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना एक कारोबार सेटअप करते हैं, फिर उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो मारूफ होते हैं, यानी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, खिलाड़ी होते हैं, XYZ। आपको पता है साद भाई का ये क्रेडिट है, और इस पर इंशाल्लाह हम बात भी करेंगे। जो इनका मार्केटिंग की इनकी स्ट्रेटजी है वो कमाल है कि इन्होंने अपने कारोबार को अपने आप से और ख़ुद को अपने कारोबार से मशहूर किया है। तो साद भाई सबसे पहले तो अपना मुख्तसर बैकग्राउंड ज़रूरी है बताएं हमारे नाजरीन को कि आपने कौन सी डिग्री छोड़ी कि आपने कारोबार शुरू किया फिर? तो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैंने O लेवल्स किया पहले, और फिर उसके बाद मैंने IBA से BBA किया। BBA के दौरान मेरी जो स्पेशलाइजेशन थी वो मार्केटिंग थी और एंटरप्रेन्योरशिप थी। और वैसे तो बचपन से थोड़ा शौक़ था बिज़नेस का, छोटे मोटे मैं बिज़नेस करता भी रहता था। और लेकिन जब फिर IBA में आए तो वहाँ पर बिज़नेस प्लान कॉम्पिटिशन्स हो रहे होते हैं जी। तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि उन सब में मैं जो पार्टिसिपेट करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जीता भी। तो उससे फिर थोड़ा सा हौसला मिला कि हाँ, अगर मैं आगे जाके कुछ बिजनेसेस करूंगा तो अच्छे चलेंगे। और वैसे जो होते हैं लोग वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते, लेकिन मैं हमेशा जो है मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप ये मेरी बड़ा शौक़ रहा है। तो IB में भी जैसे लाइब्रेरी में मैं घंटों जो है वो सारी किताबें पढ़ता था, एड्स देखता था, यानी मुझे एड्स बनाना, उनको शूट करना, उनकी स्क्रिप्टिंग, तो इसका मेरा बड़ा शौक़ था। ये तो दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। देखिए मार्केटिंग का एक तो वैसे हम मार्केटिंग की बहुत बड़ी खुद मार्केट है ना। यस। तो यानी स्क्रिप्ट राइटर वो एक अलग पूरा एक यानी कहानी है, उसमें एक पूरा एक साइंस है वो। और इधर एंटरप्रेन्योर ये एक अलग दुनिया है। बिल्कुल। और ये दोनों चीज़ें एक आदमी में जमा हो जाएं ये रेयर होता है बहुत। तो आपने दोनों चीज़ों में क्या, आपको पता था कि मैं एक ब्रांड बनाऊंगा, फिर उसकी मार्केटिंग के लिए चूँकि मुझे स्क्रिप्ट भी लिखना है तो ये सारी चीज़ें भी अभी सीख लूँ, ऐसा था कुछ? देखिए, इसमें कहते हैं कि इंसान को ना टी शेप्ड होना चाहिए। हाँ। टी में ये होता है कि वैसे तो उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, HR, फाइनेंस, अकाउंट्स, लेकिन एक कोई फील्ड ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसको गहराई, डेप्थ मिले। ठीक है। तो वही लोग आगे चल सकते हैं, कामयाब चल सकते हैं। तो ये कि तो हमें वैसे तो हर चीज़ पढ़ाते हैं IBA में, लेकिन जो मेरा शौक़ था वो एड्स में था, क्योंकि मार्केटिंग में था, मार्केटिंग से एड्स।
और अगर देखा जाए तो सबसे जो मुश्किल काम है या सबसे जो हाई वैल्यू काम है मार्केटिंग में, वो अच्छी स्क्रिप्ट लिखना है और उसकी अच्छी जो स्ट्रैटेजी बनाना है। तो यानी अगर मेरे पास आज भी स्टाफ मौजूद है, तो मुझे अभी तक कोई अच्छा स्टाफ जो नहीं मिल सका है अभी तक, मैं समझता हूँ वो जो है स्क्रिप्ट राइटिंग का है। और तो इसलिए मुझे खुद ही मैदान में उतर के बहुत सी बार अपने एड्स की स्क्रिप्ट्स लिखनी पड़ती हैं या उनका आइडियाज़ देना पड़ते हैं। और ये वो काम है जो अभी तक मेरे ज़िम्मे है। अच्छे जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, मैं आपको बताऊं, वो एक स्क्रिप्ट लिखने के 20,000 रुपये चार्ज करते हैं और वो एक स्क्रिप्ट हो सकता है कि आप 15-20 मिनट में लिख लें। यानी इतना ये हाई वैल्यू काम है। ये कंटेंट राइटिंग से लोग उसको मिलाते हैं, लेकिन ये उनसे इससे बहुत मुख्तलिफ काम है। कंटेंट राइटिंग में तो ये कि आप 500 रुपये में ब्लॉग्स लिखने वाले आपको 1000 मिल जाए, लेकिन अच्छी स्क्रिप्ट लिखना, उसका स्क्रीन प्ले और उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ लिंक करना, ये जो है आसान काम नहीं है। तो क्योंकि मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, हमारे प्रोडक्ट के USPs क्या हैं और मार्केट में गैप कहाँ पर है, हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो किन चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक अल्हम्दुलिल्लाह एक यूनिक एडवांटेज है कि मैं फिर यानी हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है और जो कंटेंट क्रिएशन है वो मेरे पास से ड्राइव हो रही होती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे ही मजाक के तौर पे कि आपने कहा ना 20,000 रुपये में, यानी आपने छोटी सी आपकी स्क्रिप्ट होती है 15-20 मिनट, 20,000 रुपये उसका लेता है लिखने वाला। 15,000 में आप PhD का थीसिस लिख देते हैं लोग हमारे मुल्क में। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना हाई वैल्यू काम है। तो अच्छा असाद भाई, चलो IBA से आप पास आउट हुए, तो ये जो ब्रांड आपका है, आपकी ज़ियारत तो हमें अब होने लगी है कुछ अरसा पहले। जी। तो आपने ये काम कब शुरू किया, यानी वहाँ से पास आउट होने के फ़ौरन बाद ही इसका आगाज़ किया, कैसे आइडिया आया, क्या था, थोड़ा सा अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल। तो जब मैं IBA से हुआ ग्रेजुएट, तो कुछ वक्त फिर हम लोग तबलीग में गए, फिर वहाँ से वापसी आए, तो मुझे ये था कि मुझे जॉब करनी चाहिए। इंसान को पता चलता है कि किस तरह चल रही दुनिया चल रही है, एक्सपोजर मिले। तो मैंने एक जगह जॉब की, वो जो जॉब थी वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जॉब थी, जहाँ पर मैं इंपोर्ट्स देखता था, ठीक है, फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी की। और ऐसा मेरा वो जॉब छोड़ने का कुछ प्लान नहीं था, लेकिन इत्तेफाक से हुआ कि वो कंपनी जो है वो बंद हो गई मेरे कुछ अरसे के बाद। तो फिर वहाँ से मैंने अपने बिज़नेस का स्टार्ट किया। और उसी के बाद उस टाइम पे IBA की ये होती थी एक रिक्वायरमेंट कि आपने MBA के लिए कम से कम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो। तो वो मुझे जो है तकरीबन 2 साल हो चुके थे। तो फिर मैंने और मेरे जो घर वाले, उनकी भी ख्वाहिश होती थी कि भाई बच्चा जब मास्टर्स होना चाहिए। सही। तो फिर मैंने जो है 2016 में IBA में एडमिशन लिया, मास्टर्स इवनिंग में, और साथ में मैंने मॉर्निंग में अपना ये बिज़नेस शुरू किया। साथ जी साथ। ठीक। और फिर ये कि अच्छा, मुझे ना फिज़िकल प्रोडक्ट्स का हद से ज़्यादा शौक़ था। हर एक की अपनी एक जो है ना फैसिनेशन होती है कि मेरी फ़िज़िकल प्रोडक्ट जो है वो लोगों के हाथ में हो, शेल्फ़ पे रखी हुई हो, तो रखी हुई है ज़रूर, हाँ तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की तस्कीन मिलती थी। तो आप ये समझें कि ये मेरा 4th वेंचर है। सही, ओके। तो पहले क्योंकि मेरा बिज़नेस का बैकग्राउंड नहीं था, मैं जो हूँ पहली मेरी मतलब अपने ख़ानदान में शायद मैं पहला हूँगा। लेकिन आप तो अभी कह रहे थे कि मैं बचपन से ही बिजनेस, लेकिन यानी फैमिली बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं। फैमिली बैकग्राउंड नहीं था मेरा, अपना शौक था, अपना शौक था। और वो शौक भी थोड़ा हल्का फुल्का था, जैसे वो घर पे मैंने कुछ परिंदे पाले हुए थे, मेरे कुछ दोस्त थे, तो वो उनको मतलब ट्रेडिंग टाइप के कुछ बिजनेसेस होते थे। वो भी मेरे अब्बू बहुत मना करते थे कि जो है ना वो अगर बिजनेस में लगोगे तो वो माइंड जो है ना वो पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाएगा। मेरा 4th वेंचर था। और अच्छा, मुझे ये पता था कि हर एक को अपनी जो है स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए। तो ब्रांड बिल्डिंग में हमें क्योंकि सिखाई भी गई थी, तो मुझे ये पता था कि मैं प्राइवेट लेवल ब्रांड जो है वो अच्छे बना सकता हूँ, उनकी मार्केटिंग अच्छी कर सकता हूँ। प्राइवेट लेवल से मुराद ये कि अपनी ब्रांड करके कोई आप चीज़ बेचते हैं। तो फर्स्ट मेरा वेंचर था फोल्डेबल वाटर बैग्स का, और हर वेंचर बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया। ठीक है। उसमें कुछ गलतियाँ की, अल्हम्दुलिल्लाह लॉस नहीं हुआ। सेकंड मेरा वेंचर था वबीस्को के नाम से, जिसमें हम लोग बियर्ड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बेचते थे। ठीक है। तीसरा वेंचर था अरोमा फार्मेसी, जिसमें हम लोग एसेंशियल ऑयल्स और कैरियर ऑयल्स के प्रोडक्ट बेचते थे। तो मैंने आज तक जो भी काम किया वो अपने ब्रांड के साथ किया। ठीक है।
तो ये अभी तक चल रहा है, लेकिन इतना बड़ा इसका साइज़ नहीं है। अरोमा फार्मेसी हमने चला के बेच दिया था। सही। और फिर ये जो सेंट्स एंड स्टोरीज़ है, ये हमने 2018 में लॉन्च किया था। तो उस टाइम पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया था, तो बहुत सारी चीज़ें मैं जो हूँ वो सीख गया था। और कहते हैं कि फॉर एवरी नेक्स्ट बिजनेस यू डू, आपके फेलियर के चांसेस जो है ना वो 40% से कम हो जाते हैं। तो हालांकि मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं अपने आप को बहुत बड़ा मतलब समझता था इस हवाले से कि मैं बोलता मैं तो इतना पढ़ा है और मुझे तो इतना आता है, तो मैं पहले ही काम ऐसा करूँगा जो अच्छा चलेगा। लेकिन वही हुआ कि जो है पहले वाला सबसे कम, फिर उसके बाद अगला उससे बेहतर था, फिर अगला वाला उससे और बेहतर था, और फिर जब ये 4 था तो ये बहुत ही अच्छा गया। तो कहते हैं ना कि एक टिपिंग पॉइंट एक होता है कि यूजुअली आपके जो एफर्ट्स होते हैं ना उनका रिजल्ट आपको लीनियरली नहीं मिल रहा होता, वो आपको एक्सपोनेंशियली मिलता है। तो शुरू में आप ज़्यादा एफर्ट करते हैं लेकिन रिजल्ट कम मिलता है, फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि एफर्ट कम करते हैं लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा आता है। ऐसे ही। तो इस वक्त जो मेरा जो ज़्यादा फोकस है वो ये जो मेरा वेंचर है सेंट्स एंड स्टोरीज़, जिसमें हम लोग फ्रेगरेंसेस बेचते हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 200+ एम्प्लॉयज़ हैं और 20+ आउटलेट्स हैं इन ऑल मेजर मॉल्स ऑफ पाकिस्तान। माशाल्लाह, इसके सही है। मैं इसी को आगे कंटिन्यू करना, बट मैं थोड़ा सा शुरू से कि ये जो खुशबुओं के व्यापार का आपको आइडिया है ये कैसे आया था? क्योंकि फार्मेसी, बैग्स है ना, बियर्ड ऑयल, ओके, बट ये एक बड़ा यूनिक और एक बड़ा शफाफ और वो काम के आप देखें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ में आप अगर इसराफ और तब्ज़ीर करोगे तो हिसाब होगा। खुशबू में आप जितना खर्च करो, ना कोई इसराफ ना तब्ज़ीर, ये इबादत ही इबादत। और इतनी यानी लोगों को आप माशाल्लाह खुशबुएं फैला रहे हैं, कितना मुबारक काम है। यानी हमारी शरिया में इसकी अहमियत कितनी है, और वैसे भी मतलब लोग, हर बंदा ही चाहता है कि खुशबू। तो ये जो इतना खूबसूरत आइडिया है ये आपको कैसे आया था एक्चुअली, और आगाज़ यानी वो स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा सा बताएं कि कैसे 2018 में फिर कहाँ से, पहले ऑनलाइन था या पहले ही कोई स्टोर खोला आपने? जी, तो अच्छा ये सारे मेरे जो तीनों बिजनेसेस थे ना ये एक दूसरे से लिंक्ड थे। ओके। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया बियर्ड ऑयल्स का, और बियर्ड ऑयल्स में डलते हैं एसेंशियल ऑयल्स। तो फिर मैंने कहा क्योंकि मेरे पास बियर्ड ऑयल्स के जो रॉ मटेरियल्स थे वो होते हैं, तो मैंने कहा कि और वो जो रॉ मटेरियल्स हैं वो और बहुत जगह यूज़ होते हैं, सीरम्स में, और जो बहुत सारे लोग होममेड कॉस्मेटिक्स बना रहे होते हैं। तो मुझे उस टाइम पे दराज के ऊपर एक बहुत बड़ा गैप था कि कोई सबसे पहले कोई तो बियर्ड ऑयल भी नहीं बेच रहा था, तो वी वर द फर्स्ट वंस जिन्होंने स्टार्ट किया। फिर एसेंशियल ऑयल्स भी कोई नहीं बेच रहा था। तो हम लोग जब आए तो उस टाइम के ऊपर क्योंकि और लोग नहीं थे तो हमें पहले ही बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो 2018 में तकरीबन हमारे 7 एम्प्लॉयज़ थे फुल टाइम। और फिर एसेंशियल ऑयल से रिलेटेड ही ये जो है ना फ्रेगरेंसेज हैं, यानी यूजुअली इनके जो वेंडर्स होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, ठीक है, और इंडस्ट्री भी सिमिलर है क्योंकि जो फ्रेगरेंसेज हैं वो भी एसेंशियल ऑयल्स और एरोमा केमिकल से मिलके बनती हैं। तो हमारे जो वेंडर्स थे उन्होंने कहा था कि ये आप जो है वो फ्रेगरेंस, आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी स्किल है तो आप जो है वो फ्रेगरेंस में आए। मुझे लगता था कि फ्रेगरेंसेस में बहुत कंपटीशन है, लेकिन फिर लोगों के साथ मशवरा किया और फिर जो है यानी उसकी पूरी स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर हम लोग फ्रेगरेंसेस लॉन्च करते हैं, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इसमें आपकी एक अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट। तो फिर वहाँ से जो है अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने पहले तो बहुत छोटा सा ट्रायल टेस्ट किया था, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया। तो जितना अच्छा रिस्पांस आया तो फिर मुझे पता लग गया कि ये जो है ये एक डिमांड है इसकी। हाँ, इसकी डिमांड है। वैसे तो फ्रेगरेंसेस बहुत लोग बेच रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो है वो उस वक्त कोई नहीं बेच रहा था। तो हम लोग ऑनलाइन फर्स्ट यानी डिजिटल फर्स्ट ई कॉमर्स ब्रांड थे इन फ्रेगरेंसेस, जो कि मेन स्ट्रीम एड्स रन करके मास अपील में फ्रेगरेंसेस बेचते थे। और फिर हमें देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारे आ गए, लेकिन वहाँ से कहानी स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोग ग्रो करते करते यहाँ तक पहुँचे। सही इम्पोर्टेंट सवाल है एक, और वो ये कि हर वो बंदा जो नया कारोबार शुरू करना चाहता है, जाहिर सी बात है कि कोई फील्ड ऐसी तो नहीं है ना कि आप उसमें अकेले होंगे। जी जी, कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है, आपको जाहिर है किसी न किसी की कंपटीशन आपको फेस करना है। बिल्कुल। ये जो आपने बात की कि दराज पे उस वक्त बहुत बड़ा गैप था, और ये जो आपका गैप एनालिसिस था या आप एक तज्जिया कर रहे थे मार्केट का कि कौन सी जगह ऐसी है कि जहाँ गैप है और मुझे उधर जाना है। जी जी,
ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसका तरीक़ाकार क्या है, इस तजज़िये का तरीक़ाकार थोड़ा सा इसको समझाएंगे। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड शुरू हुआ टोपियाँ बेचने का। सही हुआ, बिल्कुल। जे डॉट ने टोपी बनाई मिसाल के तौर पे, उसको देखते देखते आज आप देखें कि 100 लोग टोपियाँ बेच रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस टोपियों के बिज़नेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनालिसिस नहीं किया, उनको लगा उसकी बिक रही है तो मेरी क्यों नहीं। ठीक है, और बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि उन्होंने सब कुछ अपना जमा पूंजी इसमें लुटाई, ज़ाया की। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको। बिल्कुल सही। तो वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं बिजनेस, बहुत अच्छी बात है, बट उसके लिए जो प्लानिंग का ये जो मेन पॉइंट है कि आप अन्यवा नहीं। तो ये कैसे होता है ये गैप एनालिसिस? बिल्कुल, इसमें जो सबसे यूज़फुल टूल है ना वो गूगल सर्च है। ठीक है, और जो सिमिलर मार्केट्स हैं उनका एनालिसिस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 2016 में जब हमने बियर्ड ऑयल्स का ब्रांड लॉन्च किया तो उस वक्त मैंने देखा कि मंथली बियर्ड ऑयल के कीवर्ड के ऊपर तकरीबन 5000 से ज़्यादा सर्चेज़ हैं। तो उसका मतलब है लोग तो सर्च कर रहे हैं, डिमांड है। फिर जब आप बियर्ड ऑयल लिखते थे उस टाइम के ऊपर तो कोई भी ब्रांड नहीं आता था। ठीक है, या जो ब्रांड आ रहे होते थे वो यूएस के आ रहे होते थे। यूएस में 2016 में 100 ब्रांड्स होंगे बियर्ड ऑयल्स बेचने वाले। ओके, तो मुझे वहाँ से ये पूरा आइडिया हो गया था कि अगर यूएस में बिक रहा है तो ऑफ कोर्स यहाँ भी हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, तो यहाँ भी बिकेगा। तो एक तो ये होता है। दूसरा फिर, और अगर आप थोड़ी सी मेच्योर मार्केट में जाते हैं तो फिर आप प्राइस एनालिसिस कर रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पर बेच रहे हैं और भी लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो कितनी प्राइस पे बेच रहे हैं, मुझे कितना मैं कितनी प्राइस पे बेच सकता हूँ, उनके खर्चे क्या हैं और इस वक्त कितना, और मैं क्या किस इनोवेशन के साथ आ सकता हूँ। तो मुझे ये पता था हमेशा, किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना 101, वो ये बोलता है कि आपको मिलता है प्रीमियम इनोवेशन पे। अगर आप एग्जैक्टली वही काम करेंगे जो सब करेंगे तो आपको प्रीमियम जो है वो कम मिलता है। अच्छा, जब आपको प्रीमियम मिलता है तो फॉर द फर्स्ट 2-3 ईयर्स आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब मार्केट मैच्योर हो जाती है तो आप फिर नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाते हैं। ये मैं मुझे ना मईशत की इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे ये तो था कि यार जो काम करना है वो अलग करना है। ठीक है, और उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सही। तो और मैं लोगों को भी ये बोलता हूँ कि बहुत सारे बिजनेसेस हैं हमारे, मतलब ये कि बहुत से लोग फ्रेगरेंस के बारे में मुझसे मशवरा लेते रहते हैं। मैं बोलता हूँ कि देखें वक्त की बात होती है। बिल्कुल, मैंने बहुत कम खर्चे में एक बड़ा ब्रांड बिल्ड कर दिया क्योंकि मैं उस हिसाब से बहुत नया था। लेकिन अगर आप मेरे बजट, जो मैंने उस वक्त बजट लगाया था, उस पर अगर आप आज वो ब्रांड वो खड़ा करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ हम नहीं, हमारे अलावा भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अब बहुत हैवी मार्केटिंग बजट्स के साथ आते हैं जी। तो वो जितना बड़ा ब्रांड हो जाता है फिर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे आ जाता है, अपनी चीज़ों को उतनी बेहतर कर लेता है। और फिर जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है। न्यू एंट्रेंट्स के लिए सिर्फ एक रास्ता ये रहता है कि वो कोई इनोवेशन करें, उसमें कोई एक नई नीश निकालें, सही, और उसके ऊपर जो है फिर काम करें। ठीक है। अच्छा, आपका जो बिज़नेस है जो आपने शुरू किया, मैं उन लोगों के लिए जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं थोड़ा सा एक गाइड उनके लिए, एक बुनियादी तौर पर एक तासुर ये भी है कि साद अफरीदी साहब ने बिज़नेस किया ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत दुआएं इनके लिए। कोई ख़ानदानी अमीर थे ना, सोने का चम्मच लेके पैदा हुए, पैसे बहुत थे, डर वर था नहीं कि डूब जाएगा तो क्या होगा, डूब गया तो क्या है, चौथा पाँचवा छठा कर लेंगे, वेंचर करना है ना, क्या है इसमें, क्या है। बाबा भी बोलेंगे कि कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है ज़िंदगी में। लेकिन हम गरीब लोग जिन्होंने बाप की ज़मीन बिकवानी है उधर से, वो जो 1 एकड़ पड़ा है बस, जमा पूंजी वही है, और वो बिकवा के और लगा देनी है, और अगर इधर लॉस हुआ ना तो बहुत लितर पड़ना है, कोई ऑप्शन नहीं है, बी प्लान ही नहीं है कोई। तो इसलिए आप थोड़ा सा बताएंगे कि क्या आपका जो यानी स्टोरी है वो ऐसी है कि आप एक अच्छी फैमिली और अच्छा आपके पास एक इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद आपको कोई डर नहीं था लॉस का, और आपने कहा ठीक है यार चलें, और एक वो आदमी जिसके पास ये सूरत हाल नहीं है वो फिर कैसे इनिशिएटिव लेगा, वो इस डर को कैसे मारेगा, और वो कैसे एक सेफ़ रास्ता अपना सकता है एंटरप्रेन्योरशिप या इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, मुझे हमारे गालबन दीन में भी है कि अगर आपके पास 2 रास्ते हैं जो कि दोनों हलाल हैं तो आप उनमें से आसान वाला रास्ता जो है वो चुनें। ठीक। तो फाइनेंशियल सेफ्टी नेट का होना ये बहुत ज़रूरी है।
और मेरे वालिद साहब 2013 में PI से रिटायर हो चुके थे, तो हमारी जो रिकरिंग इनकम है मंथली वो कम थी। सही। लेकिन ये है कि लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उनकी ये एक मतलब हमारा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट मेरा जो है वो स्ट्रॉन्ग था। ठीक है। तो उस वजह से बिल्कुल मैंने फ्रंट फुट पे आके खेला मैंने रिस्क लिए और मैं इसमें और एक मुनासिब इन्वेस्टमेंट से बिज़नेस शुरू किया। और इसमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी था कि मैंने अपने घर पे ही ऊपर ऑफिस बना लिया, तो शुरू के 3-4 साल तक मैं कोई रेंट नहीं देता था और मुझे घर पे कंट्रीब्यूट करने का भी कोई ये मतलब प्रेशर नहीं था। ठीक है। तो उसने मुझे नो डाउट बहुत सपोर्ट किया। और होता ये कि बहुत अरसे तक कंपनी के जो प्रॉफिट बनते थे वो री इन्वेस्ट होते रहे। मुझे उनको कंपनी से निकालना नहीं पड़ा, तो वो उससे मुझे बहुत हेल्प हुआ। जो लोग थोड़ा सा टाइट हैं फाइनेंस में, देखें उसूल एक है कि आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 1 साल का रनवे होना चाहिए अपने किचन एक्सपेंस को रन करने के लिए। सेपरेट पढ़ो। अब अगर वो नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके पास 1-2 महीने का रनवे, तो मेरी गुजारिश होती है कि आप पहले बिजनेस करना कोई फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। हाँ रिस्क कमाना वाजिब है, हलाल रिस्क का तलब करना वाजिब है, लेकिन सेल्फ जॉब बिजनेस करना जो है वाजिब नहीं है। तो आप पहले अच्छी जॉब करें, फ्रीलांस करें, प्रोजेक्ट्स पकड़ें, यानी आप सर्विसेज बेस्ड बिजनेस में आए, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में जो है ना आपकी इन्वेस्टमेंट लगती है। आप अगर कम पैसों से स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो काम ख़राब होता है। जिस तरह एयरलाइन खोलनी है ना आपने, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं छोटा वाला जहाज़ लूँगा, उसको उठाऊंगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाऊँगा। आपको शुरू में ही $50 मिलियन जो है वो $100 मिलियन डालने पड़ेंगे। तो इसमें भी ये है कि मैं समझता हूँ, यानी मेरा अपना ये कि अपने आप को गैर ज़रूरी मुशक्क़त में डाले बगैर भी बिज़नेस हो सकता है। एक होती है मुशक्क़त जो उस बिज़नेस की होती है, उस पर तो मैं कहता हूँ कि यार आपको 18 घंटे लगाने चाहिए एक बिज़नेसमैन को, उसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास जिम्मेदारियाँ हैं तो वो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा होता है कि अगर आपकी वजह से आपके वालिदैन, बीवी, बच्चे वो अगर स्ट्रेस में आ रहे हैं तो उसका जो है ना दिमाग पे भी थोड़ा सा ख़राब असर पड़ना शुरू हो जाता है। और मैंने देखा कि लोगों ने शुरू किया और पीछे रनवे नहीं था, कोई बैकअप्स नहीं थे, तो फिर उसमें आ गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं समझता हूँ कि उन लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है जो कि बिज़नेस स्टार्ट करने लगे। अच्छे मैनेजर्स की अलबत्ता बहुत अभी भी कमी है। ठीक है। यानी हम लोग पूरा साल हायर कर रहे होते हैं, पूरा साल, और हमें बड़ी अच्छे लोग ढूंढने में बड़ी दिक्कत पेश आती है। हालांकि हम लोग अच्छी उनको सैलरीज भी देते हैं, मेडिकल देते हैं, और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह हमने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, बोनसेस, ईदी। लेकिन ये है कि जो भी अच्छा आजकल, क्योंकि हर चीज़ की वेव आती है, तो अब एंटरप्रेन्योरशिप की भी ऐसी वेव आई हुई है कि जिस बंदे के अंदर अकल है तो वो फिर किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता। तो मैं समझता हूँ हम लोग अब, पहले तो ये एक्सट्रीम था, कोई पहले स्टार्ट नहीं करता था, अब एक एक्सट्रीम आ गया कि हर कोई अपना अपना कर रहा है। तो कंपेरेटिव बिजनेस जब बनता है, जब बड़े बिजनेसेस आप बनाते हैं जो कि 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोगों की जब कंपनी बनती है, तो फिर वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कम्पीट भी कर सकती है। आप अपनी 50 लोगों की कंपनी के साथ आप एक ऐसी कंपनी को ग्लोबली कम्पीट नहीं कर सकते जिसके 1000 एम्प्लॉयज़। यस, एब्सोल्युटली, बिल्कुल, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसी से आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा ये है कि ये जो आपने कहा ना कि भाई ज़रूरी नहीं है ये तुम बिज़नेस करो, जॉब कर लो यार, क्या मसला है, क्यों स्ट्रेस दे रहे हो फैमिली को? तो आपका जो एम्बिशन है उसको आप पूरा कर लेना, थोड़ा ठहर जाओ। लेकिन बाज़ लोग ऐसे हैं इस मार्केट में जिनके पास मोटिवेशन के गोले हैं, और वो हर थोड़ी देर बाद उनकी एक वीडियो आती है और वो हम जैसे गरीबों को आगे इधर लगती है कि क्या तुम इस दुनिया में क्या कर रहे हो, तुम लोग नौकर हो, ग़ुलाम हो तुम, हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है। तो वो उनका बेसिकली यानी पॉइंट ये है, और वो जिस तरह से मोटिवेट कर रहे होते हैं, वे ऑफ मोटिवेशन, उसका अल्टीमेट वो ये होता है कि यार ये जॉब वो बकवास है, छोड़ो इसको और अपना कुछ करो। बेशक तुम जो है ना महीने में 10,000 कमा रहे हो, लेकिन अपने कमाओ, नो तनख्वाह तुम्हारी 10 लाख है, लेकिन वो 10 लाख से 10,000 बेहतर है तुम्हारे लिए, ये बात। अब वो बेचारा जज्बात में आके वो रिज़ाइन करता है और फिर ख्वार होता है सारी ज़िंदगी। अब मसला ये है कि आप इसमें जो बीच का रास्ता है इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं अपनी बात से। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ आप चूँकि ज़ाहिर है बिज़नेस में हैं तो आपकी बात, उसकी वैल्यू अलग होगी, तो प्रैक्टिकलिटी
क्योंकि अगर सारे लोग ही अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो वो जो फिर आपके पास मैनेजर्स कहाँ से आएंगे, जो आपने बात की, एम्प्लॉयज़ कहाँ से आएंगे आपने बात की, तो यानी आपकी सारी कंपनी ही ठुस हो जाएंगी ना, फिर तो हर बंदा ही बॉस बन के बैठ जाएगा। तो अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ का एक सिलसिला है ना, लिकुल्ली फन रिजाल, हर चीज़ के अंदर हर बंदा एक्सीलेंट नहीं होता। तो थोड़ा इस पर आप बात करेंगे कि आजकल जो एक सिलसिला है आप इसको किस नज़र से देखते हैं, और जॉब इतनी बुरी भी नहीं है जितनी लोग उसको बना रहे हैं, क्या ख्याल है? आपके पास भी तो लोग जॉब कर रहे हैं। जी जी, मेरे पास जब लोग आते हैं ट्रेनिंग के लिए, मतलब जब उनकी जॉब हो जाती है तो मैं उनकी ट्रेनिंग करता हूँ। उसमें मैं एक स्लाइड के ऊपर एक हदीस प्ले करता हूँ कि जो यानी ईमानदार ताजिर जो है वो क़यामत के दिन अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। तो मैं उनसे पूछता हूँ यूजुअली कि आपके ख्याल में ये जो फजीलत है ये सिर्फ मेरे लिए है या आप सबके लिए भी है? तो उनका यूजुअली जवाब होता है कि ये फजीलत जो है ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि तिजारत जो है वो तो सिर्फ आप कर रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ कि देखें, आप लोगों के लिए ये कि खुशखबरी है कि ये जो फजीलत है ये आप लोगों के लिए भी है, ठीक है? क्योंकि जो भी बिज़नेस होता है उसमें जो भी बंदा काम कर रहा है, चाहे वो झाड़ू लगा रहा है, चाहे वो अपनी मार्केटिंग कर रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट बेच रहा है, वो उस पूरे बिजनेस का हिस्सा है। तुम्हारे दिन का भी उसूल है कि कोई अगर नेक काम होगा उसके साथ सारे जो लोग होंगे उनको भी उतना ही सवाब मिलेगा। अब ऐसा तो मिसाल तो आप यहाँ मदरसे में तो सारा सवाब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मोहतमिम साहब को मिलेगा, आप भी एक शाख संभाल रहे हैं और यहाँ पर हज़ारों लोग शाख संभाल रहे हैं। तो एक ये भी है कि हमने जितनी आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच होते हैं तो वहाँ पे आपको आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। बिल्कुल, यस। तो एक तो ये बात हो गई। मेरी इसके ऊपर थ्योरी ये है कि देखें, कुछ लोग जो है ना वो अनफिट होते हैं। यानी मैंने जब जॉब भी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं बहुत ज़्यादा अनफिट हूँ और मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत लो है। ठीक है। मेरे अंदर जो ऐसा लगता था, बार बार ये ख्याल आता था कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है और मेरी सलाहियत जो है वो उससे बहुत ज़्यादा है, ऑल्दो वो जॉब भी अच्छी थी। अब ये भी हो सकता है कि मुझे कोई और जॉब बहुत ज़्यादा सूट कर जाती, लेकिन वो इत्तेफाक से मुझे नहीं मिली। तो हमने जो फ़ैसला करना है ना कि जॉब करें या बिज़नेस करें, सबसे पहले तो ये कि आपने ये देखना है कि मकसद क्या है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, आपके पास आपने कोई गैप एनालाइज कर लिया है कि यार मैं ये काम करना चाहता हूँ और ये काम भी कोई नहीं कर रहा और मैं समझता हूँ कि मेरे पास वो स्किल्स है, एक्सपर्टीज़ है और फाइनेंस है जो कि उसको सपोर्ट कर सकता है, तो आप बेशक जो है फिर आगे जा सकते हैं। उसके बाद भी मैं ये बोलता हूँ कि कुछ अरसा इंसान को जॉब ज़रूर करनी चाहिए अपने कैरियर के 3 साल 4 साल 5 साल। उसकी वजह यह है कि आप जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो फॉलो होती हैं, उससे आप सीख सकते हैं और फिर आप उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करके एक अच्छा बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। देखें, बिजनेसेस की भी 2 किस्में हैं ना। एक है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अगर आपका जो दूध वाला है, पान वाला है, कहने को तो बिजनेस कर रहा है लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने आप को ही वो सैलरी दे रहा है। जी जी जी, ठीक है। एक होता है बिजनेस जिसमें आप सिस्टम्स ऐसे बनाते हैं कि वो आपके बगैर काम चल सके। तो उसके लिए आपको जब मैदान में जाना है तो अपने जो फ़ौजी उनकी सही ट्रेनिंग करनी है। मैं लोगों को मिसाल देता हूँ कि आप पैसों की मिसाल जो है ना बिज़नेस में, वैसे समझें कि फ़ौजी हैं और आप जो है ना बिज़नेस में अपने फ़ौजियों को भेजते हैं ताकि वो और दूसरे फ़ौजियों को यरगमाल बना के लेके आएँ। ठीक है। तो जब आपके पास वक्त है तो आप उन फ़ौजियों की ट्रेनिंग करें, अपनी स्किल डेवलपमेंट करें। इससे अगर किसी ने ई-कॉमर्स का काम करना है तो मैं बोलता हूँ आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, कैनवा पे आपकी महारत होनी चाहिए, कुछ आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जैसे ही आप बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं, आपने कोई ऑफिस किराए पे ले लिया, किसी को आपने जो है वो सैलरी पे रख लिया, अब इसका मतलब ये होता है कि आपने जहाज़ से छलांग लगा दी है और अब आप नीचे आ रहे हैं, पैराशूट। तो अब आपने ये कि आपके पास वक्त कम होता रहता है पैराशूट खोलने का। तो पहले से अगर आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, और ये ख़ास तौर पे मैं जो स्टूडेंट्स अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अपना वक्त ज़ाया नहीं करें और ये जो स्किल्स हैं बेसिक, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की, जो कि हर कोई कर सकता है, बहुत ही आसान स्किल्स हैं, ये अगर आप सीख लेंगे तो आपको फिर आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से ऐसे लोगों को कि ठीक है बिज़नेस स्टार्ट कर लिया लेकिन अब वो ना फिर बैठे हुए सेल्स नहीं है। अच्छा, मैं बोलता हूँ अच्छा भाई आप एड्स बनाएं, एड्स बनाने के पैसे नहीं हैं। ठीक है, अच्छा यार चलें आप एड्स नहीं, अगर आपको ऐड बनाने के पैसे नहीं है तो आप खुद ऐड बना लें। भाई आपके पास कैमरा है, आप
एडिटिंग सीखें, आप ये करें, अच्छा भाई उसका वक्त नहीं है या उसका मिजाज नहीं रहा। तो ये है कि बस मेरी ख्वाहिश होती है कि हम जो भी काम करें एक तो अपना विज़न बड़ा रखें और बड़ा काम करने की कोशिश करें। उसमें अगर जॉब आपको लेनी पड़ती है तो आप लें। एक और जो अच्छी बात तो ये है कि अब जॉब में और बिज़नेस में जो खला है ना वो बहुत कम होता जा रहा है। अच्छा, ये कैसे? बहुत सारी कंपनीज़ अपने एम्प्लॉयज़ के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करती हैं, ठीक है, उनको ESOP प्लान देती हैं, जिस तरह एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, जिसमें आपको कंपनी के थोड़े से शेयर मिल जाते हैं। तो उससे अब क्या है कि वो आप कंपनी में काम भी कर रहे हैं और आपके पास ओनरशिप भी है। तो हम लोग भी जो अपने हमारे की एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह की सेटिंग में लेकर आएँ कि उनके साथ भी कुछ हम लोग अपने कंपनी के प्रॉफिट शेयर करें। यानी कंपनी ग्रो हो तो वो भी ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो करें। सही। तो मुझे तो बहुत सी बार अपनी एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये रश्क भी आता है कि उन्होंने बहुत कम रिस्क के साथ और बहुत अच्छा वो फाइनेंस कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मैं, जिसने बहुत ज़्यादा रिस्क लेके जो है वो। और वैसे मेरी कंपनी नहीं, अगर आप दुनिया की US का मॉडल ही है ना, ये जो आप बड़ी बड़ी कंपनी देख रहे हैं, फेसबुक, गूगल, इनका मॉडल ही है कि ये लोग दुनिया के ज़हीन तरीन लोग रखते हैं और उनको ये लोग अच्छी इक्विटी परसेंटेजेस देते हैं। इन्वेस्टमेंट कहीं और से आती है, वो वेंचर कैपिटल से इन्वेस्टमेंट रेज होती है और फिर वो बड़ा काम करते हैं, बड़ी कंपनी बनाते हैं, फिर एग्जिट करते हैं। और एम्प्लॉयज़ जो है जब वो एग्जिट करते हैं तो उनके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि फिर वो अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जिस तरह ये करीम की यहाँ पर पाकिस्तानी लोकल एग्जांपल है कि जब इसका एग्जिट हुआ तो क्योंकि इनके एम्प्लॉयज़ के पास शेयर्स थे, तो हर एग्जिट के हर ओल्ड एम्प्लॉय ने उनके जाके अपनी कंपनीज़ बनाई हैं और फिर 15-20 ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि वहाँ से निकली हैं। तो ये वो एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत है जो हमें करनी है। हमारे पास शहद बेचने वाले, टोपियाँ बेचने वाले और जो ना रियल इस्टेट का काम करने वाले, यूज्ड गाड़ियों का काम करने वाले, ये बहुत हो चुके हैं और इसमें बहुत कंपटीशन है। हमने अपनी अगर मुल्की मईशत को बेहतर करना है तो ऐसी कंपनीज बनानी है जो एक्सपोर्ट करें, ब्रांड्स बने, ठीक है, बाहर से आपका ज़रा मुआवजा लेकर आए, वो कंपनी एम्प्लॉयमेंट दे यहाँ पर। और ख़ास तौर पे जो लोग ज़हीन हैं, मुझे उनके ऊपर ज़्यादा अफसोस होता है। देखें, अगर एक बंदा है जिसके पास इतनी तालीम नहीं है और वो एक मुतवस्सित दर्जे का है, तो मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आप अगर अपने लिए कर रहे हैं, यू आर डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ, दैन गुड इनफ। बट अगर एक बंदा है, उसने अच्छी एजुकेशन ली हुई है और उसके पास किचन चलाने के मसले नहीं है, तो मैं समझता हूँ उसको अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए और उसको एक बड़ा काम करना चाहिए। ज़बरदस्त। अच्छा, ये एम्प्लॉयमेंट या नौकरी या जो भी इसको आप नाम दें, ये इसलिए भी मेरा ख्याल है, मेरी अंडरस्टैंडिंग में जितनी बात हमने सुनी है वो इसलिए भी ज़रूरी है कि वो जो आपने कहा ना कि मुझे ये लगता था कि तालीम तो मैंने हासिल कर ली है, मुझे क्या ज़रूरत है, मैंने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस इम्प्लीमेंट। सर, जो तालीम ज़माना देता है ना आपको, वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे सकती। तो जब आप कहीं मुलाजिम बन के रहेंगे ना, बेशक आप कितनी ही बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, सही बात, तो आप जब कल को अपनी कंपनी शुरू करेंगे तो आपको मुलाजिम के दुख पता होंगे। बिल्कुल, आप ग्रास से आप सोच रहे होंगे चीज़ों को, आप वही सेठ नहीं होंगे। आपको पता होगा कि यार कल मैं भी था कहीं और ये मैंने अपने मुलाजिम के साथ ये नहीं करना और ये करना है, यानी आपको पॉजिटिव नेगेटिव सारे एस्पेक्ट्स आपको पता हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी तो एक आई थिंक एक बड़ा ज़रूरी है ना। और अंग्रेजी का एक कोट है कि वन हु डज नॉट नो हाउ टू ओबे विल नॉट नो हाउ टू कमांड। ज़बरदस्त। अच्छा, मकसद की आपने बात की कि मकसद बड़ा होना चाहिए, विजन बड़ा होना चाहिए। सेंट एंड स्टोरीज़ और साद अफरीदी साहब क्या सोचते हैं, किधर जाना है, क्या मकसद है? मैं क्योंकि किताबें काफ़ी ज़्यादा पढ़ता था, तो एक किताब थी जिससे मैंने बड़ी इंस्पिरेशन ली, बिल्ड टू लास्ट। ठीक। उसमें उन्होंने ऐसी कंपनीज़ को एनालाइज किया जिन्होंने 100 साल पूरे किए और वो पब्लिक कंपनीज़ थी। ठीक है। उनके हज़ारों में एम्प्लॉयज़ थे। मुझे ये जान के बहुत हैरानी नहीं हुई कि उनमें से कोई भी मुसलमानों की कंपनी नहीं थी। तो और उसमें उन्होंने उन ऑर्गेनाइजेशंस की जो ख़ास बातें हैं कि वो उनमें ऐसा क्या हुआ कि वो उन्होंने 100 साल पूरे किए। और वो जाहिर सी बात है, वो अपने मुल्क अब अपने मुल्क की बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, अपने मईशत को बहुत सपोर्ट कर रही हैं, हज़ारों लोगों को
एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं। तो उस किताब को पढ़ के मेरी ख्वाहिश हुई कि जो है मैं भी एक ऐसी कंपनी बनाऊँ जो कि कम से कम 100 साल ज़िंदा रहे। वाह। और उस ऑथर की और भी किताबें, गुड टू ग्रेट, कि ठीक है, एक होती है गुड कंपनी और एक होती है ग्रेट कंपनी, तो उनमें क्या फ़र्क होता है। तो फिर ये कि और आप जैसे माशाल्लाह हज़रत उस्ताद साहब जैसे और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और ज़ाहिर सी बात है जब हम लोग अपनी मईशत भी पढ़ते हैं, इस चीज़ की तो हो गई थी रियलाइजेशन कि एक जो मुल्क है वो अपनी कंपनीज़ के ऊपर उसकी मईशत जो है वो चलती है। तो एक बड़ी कंपनी एक ऐसी बनाना चाहता हूँ जो कि ह्यूज इम्पैक्ट लेकर आए इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स, इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़। जिस तरह आज हम लोग MNCs जो हैं उनको मुल्क में इसलिए भी लेकर आना चाहते हैं कि वो अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लेकर आएँ। तो इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं अपने IT सिस्टम्स के ऊपर भी, कि एक असल में एक बिज़नेस में बहुत सारे शोबे होते हैं। सही। और हर शोबे में जब आप इनोवेशंस करते रहते हैं तो कंपैरेटिव एडवांटेज बनता है। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है कि वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आप औरों से मुख्तलिफ करते हैं, जो आपको कोई भी चीज़ या तो ज़्यादा तेज़ या कम कॉस्ट के ऊपर करने में मदद देती है। तो मेरी हमेशा इसके ऊपर एक फोकस रहा कि मैं हर चीज़ में इनोवेट करूं और उसको मैं एक जिस तरह बड़ी कंपनीज़ में होता है या बाहरी कंपनीज़ में होता है उसको मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ। स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर एग्जांपल HR, तो हमारे पास HRMS लगा हुआ है, और जो हमने एक अपना सिस्टम बनाया हुआ है HR का, फीडबैक, अप्रेजल्स, हायरिंग, तो ताकि हम लोग कम कॉस्ट में अच्छे लोगों को लेकर आ सकें और काबिल लोग लेकर आ सकें, और उनको इतना इंसेंटिवाइज करें कि वो हमारे साथ हमेशा रहें, हमेशा देर तक रहें। तो इसी तरह की मैंने एक मिसाल दी, तो यही कुछ एक ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी कंपनी बने जो कि सदका जारिया बने, और क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी चलती है, ज़कात देती है, बहुत सारी खैर की चीज़ें उसमें से निकलती हैं, तो हम ना हों लेकिन ये कि हमारे बाद वो कंपनी जो है वो चलती रहे। तो ये मेरे एक ख्वाब है। ठीक, आपने कहा ना हम ना हों हमारे बाद चलें जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया साद भाई। अच्छा, एक चीज़ और जो आपकी मैंने शुरू में इंट्रो में बात की कि आप वो वाहिद मिसाल है मेरे सामने जिसको अपने कारोबार से शोहरत मिली, जी, और आपका कारोबार भी वो वाहिद मिसाल है मेरे सामने जिसको आपसे शोहरत मिली। माशाल्लाह आप दोनों ने एक दूसरे को खुद ही सपोर्ट किया। जी जी। तो ये जो आपका एक कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, जी जी, ये कैसे आया? क्योंकि बड़े आपसे बहुत बड़े ब्रांड हैं मुल्क में, है ना? बिल्कुल है। वो भी अपनी छोटी से छोटी मार्केटिंग के लिए उनको ज़रूरत होती है, कोई एक्टर मिल जाए, कोई खिलाड़ी मिल जाए, कोई एक्ट्रेस मिल जाए, कोई वो मिल जाए, और कोई टीवी कमर्शियल हो जाए, कुछ है ना, यू नो। जी जी, बिल्कुल। और अगर वो ना हो तो उनको लगता है मार्केटिंग कैसे होगी, मतलब कैसे बिकेगी हमारी चीज़, यानी एक मजबूरी बन गई है, ज़रूरत नहीं है, वो मजबूरी बन गई। आप इन सारी चीज़ों से बाहर आए, आपने कहा आओ जी, मैं कैमरा, एक्शन, लाइट वाइट, चलें जी साद अफरीदी। मैं 7 साल पहले आया था, मैंने ये सफ़र शुरू किया, मेरा नाम साद अफरीदी फ़लाँ और ये, और आज मैं जिस बंदे से आपकी मुलाकात हुई फेसबुक पे देख, सर ये आइडिया क्या था ये, और ये आप यूनिक जो एक चीज़ शुरू हुई, खुद पे इतना एतमाद कैसे? तो वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मेरे ख्याल में ये हुआ वही कि क्योंकि मैं जब खुद आते हैं और आप एक ऑथेंटिसिटी के साथ अपनी बातों करते हैं तो लोग उसको बड़ा अच्छा परसीव करते हैं। मुझे खुद भी नहीं पता था कि इतना मुझे अच्छा परसीव किया जाएगा, और आपको मैंने बताया कि शुरू के 6 साल मैंने ये काम नहीं किया मेरे साथ, बल्कि ये मेरी एक जो है ना, अगर लाइफ की सबसे बड़ी अगर मोटिवेशनल स्टोरी है वो ये है कि मुझे बचपन से स्टैमरिंग का मसला था, जिसको अटकना बोलते हैं। अच्छा, सही। तो मैं तो बहुत भागता था बोलने से, वीडियो बनाने से, इस क्लास में खड़े होकर कोई स्पीच देने से, और मेरी बिल्कुल कहते हैं ना टांगे कांपती थी। सही। तो लेकिन मुझे ये पता है कि कंफर्ट जोन से जब बंदा निकलता है ना तो उसकी ग्रोथ होती है। यस। तो मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हम आपका कोर्स रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो मैं उनको डिफ़ॉल्ट मैसेज लिखने वाला था कि यार नो, और मेरा ज़्यादातर के लिए यही रिस्पॉन्स होता था जब भी कोई इस तरह की ऑफ़र आती थी। ठीक है। तो फिर मैंने कहा कि यार साद, अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे ना तो तुम्हारी कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो मैंने कहा कि चलें यार आप, यस।
ले आए। वो मुझे याद है कि फ़र्स्ट टाइम मैंने एक मेन स्ट्रीम एक वीडियो रिकॉर्ड की, और उसके बाद ये है कि वो हमारी रिकॉर्डिंग तकरीबन 2 दिन चली, और उसमें मेरा जो सारा जो शर्म थी, डर था, खौफ था, वो निकल गया। और फिर उसके बाद फिर उसके बाद जो है मैं जो पीछे मुड़ कर नहीं देखा, पीछे मुड़ कर नहीं देखा। और फिर जो है अल्हम्दुलिल्लाह, और अब मैं ख़ास तौर पे जो लोग थोड़ा सा ये शर्म उनको आती है अपनी कोई भी बात करते हुए, देखें एक एंटरप्रेन्योर जो है ना, उसके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मेरे पास एंटरप्रेन्योर्स आते हैं कि अच्छा हमें बस हमें अपनी वीडियो को करना है प्रमोट, लेकिन कोई बंदा नहीं जो प्रमोट करे। मैंने कहा भाई आप खुद क्यों नहीं करते? नहीं मुझसे नहीं होता। तो भाई आपको बिज़नेस करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। तो आपने जब पैर रख लिया, ठीक है, या तो आप लेकर आएँ पैसे या आप खुद काम करें, चाहे आपकी कैसी शक्ल है, चाहे आप किस तरह ही बोलते हैं, लेकिन आपने अपना 100% पोटेंशियल देना है। आपने ये नहीं बोलना है कि यार मैं वैसे। तो मेरी ये होता है कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सबसे बड़ा सेल्समैन उसको खुद होना चाहिए। इसमें ये भी होता है, बहुत से लोग मुझसे लेते हैं ना, मशवरा लेते हैं, और मुझे लगता है अगर वो सेल्समैन नहीं है ना तो वो शायद अच्छा बिजनेस कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक सीईओ ही शुरू में होता है, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब टीम बन जाती है फिर आपके साथ और लोग भी जुड़ते जाते हैं। तो ये मेरी थोड़ी सी स्टोरी है कि बस वहाँ से सफ़र शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं कंफर्ट जोन में मैंने से निकला और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। माशाल्लाह। बहुत आपको मुबारक हो इस कामयाब बिज़नेस मॉडल के ऊपर। अल्लाह ताला बहुत बरकतें दे साद भाई। अभी आपकी पोस्ट मैंने देखी 2 दिन पहले कि आप 200 एम्प्लॉयज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। तो इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने एक पोस्ट लगाई थी कुछ दिन पहले कि हम आपसे सिर्फ 1 घंटा दूर हैं। जी, तो आप पूरे पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी से 1 घंटा दूर हैं, कैसे, कहाँ पहुँच गए हैं? थोड़ा सा इस सफ़र को भी बयान करें ना लोगों को, ताकि पता हो और वो आपसे फिर 1 घंटे की का सफ़र तय करके मिलने आए। जी, तो कहते हैं कि 60% हमारी जो आबादी है ना पाकिस्तान की, वो अर्बन एरियाज़ के आसपास है। तो क्योंकि हमने अभी 13 शहर बड़े पाकिस्तान के कवर कर लिए हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है, तो उसकी बेस के ऊपर अब हमारा ये एनालिसिस है कि आप यानी पाकिस्तान में सब नहीं, तकरीबन 60% से लेकर 80% तक आबादी जो है वो हमसे 1 घंटा दूर है। यानी हमारी जो आउटलेट्स हैं जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हैदराबाद और पेशावर, तो वो हमारी यहाँ पे जो आउटलेट्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद हैं, वो वहाँ पे जाके उसकी देख सकते हैं लोकेशन और हमें वहाँ पे रीच आउट कर सकते हैं। तो ज़्यादातर अब हम लोग सारे मेजर मॉल्स में और इंशाल्लाह अभी अगले 2 महीने में 3 और बड़े मॉल्स में हम लोग खुल रहे हैं। तो हम लोग पहले सिर्फ ऑनलाइन थे, लेकिन फिर हमारा ये था कि अभी भी आप समझें कि जो ऑनलाइन है वो ओवरऑल मार्केट का जो है वो सिर्फ 3% है शायद, एक एदाद शुमार के मुताबिक। तो अभी भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो रिटेल से ख़रीदना ही पसंद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हमारी मार्केटिंग ऑलरेडी हो रही थी फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो हमें ये कि रिटेल से बहुत अच्छा रिस्पांस आया। और अल्हम्दुलिल्लाह उससे और बड़ी बात ये कि आसान नहीं होता इतना ज़्यादा फैलाना अपने बिज़नेस को, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम मुझे मिली है वो इतनी अच्छी है और अपना काम समझ के मतलब हमारे साथ ये कि अटैच है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें मुश्किलात फेस नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है हमारी इन हालात में भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग खुशबू का जो आपका ये काम है सारा, तो आप खुशबू खुद बनाते हैं? ये फार्मूलाज आपके अपने हैं सारे, जो जितने भी आप खुशबुएं निकाल रहे होते हैं वक्त, जैसे अभी हिसार यहाँ रखी है, एक ये रखी है कैच 22, हाँ कैच 22, या और भी मुख्तलिफ नाम होंगे, उड़ान है एक, तो ये आपका अपना फार्मूला है या आप क्या करते हैं इसके लिए? जी देखें, इसमें जो है ना 3 किस्म की कंपनीज़ हैं जो कि ऑपरेट करती हैं, ठीक है, और मैं उसका मुआवजा करता हूँ ऑयल कंपनीज़ के साथ, ठीक है। तो जैसा एक कंपनी होती है जो ऑयल की ड्रिलिंग करती है, एक होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक है जो उसको मार्केटिंग करती है। तो फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज होती हैं जो कि एरोमा केमिकल्स बनाती हैं, ठीक है,
उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जो कि सिर्फ यूजुअली एक मॉलिक्यूल बना रही होंगी, 5 मॉलिक्यूल बना रही होंगी, जिस तरह फार्मा कंपनीज़ हैं। दूसरी वो कंपनीज़ हैं जो कि ब्लेंडिंग करती हैं। तीसरी ये कि जो मार्केटिंग करती हैं। तो हम लोग जो है वो मार्केटिंग करते हैं और कुछ दर्जे में कम दर्जे में ब्लेंडिंग भी करते हैं। सही। लेकिन ब्लेंडिंग करने में आपको बहुत हाई, अगर आपको अच्छी परफ्यूम्स बनानी है तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए। और ये यहाँ पे इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फ्रांस में ट्रेनिंग होती है इसकी। और तकरीबन 16,000 मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे मिलकर खुशबुएं बन रही होती हैं। और एक खुशबू में तकरीबन 50 से 100 डिफरेंट अरोमा केमिकल्स डल रहे होते हैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ में। तो ये कि हमारे पास यहाँ पे जो प्रोसेस है वो ये है कि ब्लेंडिंग होती है, फिर फिलिंग होती है, लेबलिंग, पैकेजिंग, फिर उसके बाद हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। तो हमारे पास ये कि जो प्रोडक्शन हो रही है, ब्लेंडिंग यानी जो इसके रॉ मटेरियल्स हैं वो बाहर से आते हैं और यहाँ पे उनकी ब्लेंडिंग होके फिर उसकी फिलिंग, पैकेजिंग वगैरह हो रही है और फिर हम उसकी मार्केटिंग करते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो आप खुशबुओं को नाम दे रहे होते हैं, जी जी, तो ये थोड़ा सा मैं समझने के लिए, मसलन एक मुख्तलिफ़ कंपनीज़, हज़ारों कंपनीज़ दुनिया में हैं, हज़ारों ब्रांड्स हैं जो खुशबू बना रहे हैं, तो आपकी जो खुशबू की या फ्रेगरेंस की जो एक ख़ास स्मेल है, उसकी ये जो एक बू है, वो दूसरों से, दुनिया में किसी और से वो मैच ना करे, वो सिर्फ आप ही की स्पेशलिटी हो, आप ही की पहचान हो और फिर उसके ख़ास नाम और उस नाम को जस्टिफाई कर रही हो। तो ये कैसे आप तय करते हैं और ये कैसे इसको अलग अलग कैसे करते हैं, इन चीज़ों को सेग्रीगेशन कैसे होती है? ठीक है। अच्छा, हमारी जो ब्रांड की यूएसपी है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, वो ये है कि हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन फ्रेगरेंसेस बनाते हैं। सही है। जो कि लग्जूरियस फील करती हैं, हाई क्वालिटी होती हैं और उनकी लास्टिंग अच्छी होती है। अब हम लोग आ जाते हैं कि हम लोग ये प्रोसेस क्या होता है। तो होता ये है कि यूजुअली ज़्यादातर इस इंडस्ट्री में एक तो होती है प्योर इनोवेशन। देखें, हर चीज़ की ना खुशबू है। अब मिसाल के तौर पे ये मेज़ है ना, अगर मैं इसको सूंघता हूँ तो इससे भी खुशबू आएगी। ये अगर मैं माइक सूंघ दूँगा ना तो इसकी भी खुशबू आएगी। और हो सकता है कि हम इस खुशबू को क्रिएट भी कर दें, ठीक है, लेकिन अब वो कितने लोगों को पसंद आएगी, ये एक बहुत ज़्यादा एक रिस्की बैट होता है। ठीक है। तो कुछ कंपनीज़ हैं जो कि हमेशा ये बोलती हैं कि हमारी खुशबू बिल्कुल ही अलग हो, किसी से मिलती जुलती ना हो और हम लोग क्रिएशंस में जाएं। कुछ कंपनीज़ होती हैं, अच्छा, वो उन फ्रेगरेंसेस की जो है ना, जो होती हैं प्राइसेस, वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो है वो इनोवेशन में हो जाता है। फिर उसके बाद कंपनीज आती हैं जो कि, अगर आप पाकिस्तान में जो भी बड़े ब्रांड्स हैं वो यही काम कर रहे हैं कि वो देखते हैं कि कौन से परफ्यूम के डीएनएस जो है वो ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं मार्केट में, और फिर उनसे वो बोलते हैं कि अच्छा यार, ये क्योंकि अच्छे चल रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो उनकी ये इन्फ्लुएंस होती है कि ठीक है, अगर इस जैसी, एग्जैक्टली ऐसी नहीं, लेकिन इस जैसी अगर हम भी खुशबू निकालेंगे तो वो अच्छा चल जाएगी। सही। तो उसमें रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो इस फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि यार जो है ना, यूएस में टोयोटा कोरोला बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, तो आप बोलते हैं ठीक है यार, मैं यहाँ पर उस जैसी अगर कोई निकालता हूँ गाड़ी तो शायद हमारे पास भी यहाँ पे लोगों को बड़ी पसंद आए। तो एक तो ये हो गई बात कि हमारी जो फ्रेगरेंसेज हैं वो यूजुअली हम लोग अपना रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए, हमारी क्रिएशंस भी हैं, सही है, लेकिन हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो लोग खुशबुएं लगा रहे हैं, जो पसंद आ रही हैं वर्ल्ड ओवर, हम जो वर्ल्ड मार्केट है उसको बड़ा क्लोजली एनालाइज कर रहे होते हैं, और फिर उसमें जाहिर सी बात है हमारे पास लोकल भी फीडबैक आ रहे होते हैं, और तो उस हिसाब से हम लोग अपनी प्रोडक्ट की लॉन्चेस करते हैं। जहाँ तक नामों की बात है, तो नेमिंग में भी 3-4 स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक तो आप कुछ फंक्शनल नाम रखते हैं, एक है कि आप वो जो फील आप देना चाह रहे हैं आप उसको देना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल उड़ान है, तो जैसे हमें लगा कि ये जो है ना थोड़ी सी
इंटेलेक्चुअल थोड़ी सी मेन स्ट्रीम खुशबू नहीं है ठीक है, जिस तरह होती हैं, और आप अगर लगाते हैं तो यू फील हाई। ठीक है। तो इसलिए हमने इसका नाम जो है वो उड़ान रखा। जैसे हमारी खुशबू है सोच, तो भी ये कि आप जब किसी अगर कोई बंदा जिसका सोचने का बहुत काम है, वो लिखता है, पढ़ता है, तो हमने उस वाइब को मैच किया है वहाँ पर, कि हम समझते हैं कि अगर सोच एक लफ्ज़ को अगर खुशबू में कन्वर्ट किया जाए तो वो ये खुशबू होगी। सही, ज़बरदस्त। अच्छा जी, ये हिसार भी इसी यानी वो नाम को जस्टिफाई कर रही होती है बेसिकली। ठीक है, बहुत शुक्रिया साद भाई, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और ज़बरदस्त आपने अपना सफ़र हमारे साथ शेयर किया, बहुत मेहरबानी। और बाकी जामिद रशीद तो आपका अपना इदारा है। मैं जब साद भाई आया तो मुझे कहने लगे कि देखो ये मेरा इदारा है, इधर कोई मेहमान की तरह मुझे आप ट्रीट मत कीजिएगा। तो जामिद रशीद आप ज़रूर आते रहें आइंदा भी इंशाल्लाह, आपसे रिक्वेस्ट है। और कोई आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो प्लीज़ कीजिए। हज़रत के साथ आपका ताल्लुक़ मुझे पता है ज़ाती तौर पे, माशाल्लाह। हमने वो इस्लाही मजलिस की किताब एक बार मुश्किल से पूरी की, आपने तो दो बार माशाल्लाह। और फिर तो थोड़ा सा जामिद रशीद के बारे में, तो सासा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते? जी, देखें, दीन के कुछ शोबे ऐसे हैं जिनको हमने दीन का हिस्सा नहीं समझा, जिसमें एक शोबा सियासत का है जी, और एक मईशत का है। सही। और मेरी राय के मुताबिक यही दो शोबे हैं जो अब हमारी ओवरऑल मुल्की तरक्की में और दीनी तरक्की में भी रुकावट बन गए। तो मैं जामिद रशीद को एक ऐसा इदारा देखता हूँ जो ख़ास तौर पे और शोबों के साथ इन शोबों पे फोकस करके काम कर रहे हैं। और इसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 5-10 साल में हमें बहुत अच्छी उम्मीद मिलने की मुतवक्के है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास खुद जामिद रशीद के ग्रेजुएट भी काम कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह जी। और ये है कि मेरे खुद जो माइंडसेट बना, वही बात है कि एक इंसान को बनाने में बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। एक अंग्रेज़ी का मकूला है ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मैं यहाँ पर समर कैंप में आता रहा, फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आप लोगों के जामिया की प्रोडक्ट हैं जी। फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, सुनता हूँ, तो वो आप लोगों के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो वहाँ से मुझे विज़न मिला, वहाँ से। और ज़ाहिर सी बात है, फिर आप जब दीन की तरफ आते हैं तो अल्लाह ताला की मदद भी आती है। फिर आपके साथ लोग भी, अच्छा, आप ख़ुद अपने जैसे लोग भी अट्रैक्ट करते हैं। यस। तो फिर क्या हुआ कि मैंने अपने जैसे ही और जो एनर्जी के थ्रू लोग भी अट्रैक्ट किए और उनसे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को ये जो इदारा है ये हम सबका है और हमें उसकी हर तरीके से अपने हर शोबे में इसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो माली तौर के ऊपर हो, चाहे वो अपनी एबिलिटीज़ के तौर पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया पर सपोर्ट हो। यस। और मैं ख़ुद भी हज़रत उस्ताद साहब की सारी जो लेक्चर्स होते हैं मैं बहुत गौर सुनता हूँ, और वो वाहिद सोर्स है जहाँ पर अगर आपको जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, अगर उसके ऊपर आपको एक राय बनानी है तो इससे बेहतर कोई मुझे जगह नहीं मिलती कि वहाँ पर आप अपनी राय बना सके। तो मैं समझता हूँ कि इस जामिया के मेरे ऊपर बड़े एहसानात हैं और मेरी ख्वाहिश रहेगी कि मैं कभी उन एहसानात का बदला उतार सकूँ इंशाल्लाह। बहुत इनायत साथ भी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जाते जाते आप मार्केटिंग के चूँकि वैसे एक्सपर्ट हैं, तो एक आप मार्केटिंग हमें लाइव करके दिखाएं। मुझे कहते हैं ना जी, आप जादूगर हैं तो जादू दिखाएं अपना। तो आप ज़रा बताएं कि सेंट एंड स्टोरीज से अगर हमारे नाजरीन जो है ना फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो कैसे उठा सकते हैं? खुशबू आपकी कौन सी अच्छी वाली है, कैसे ऑर्डर करेंगे, कितनी आपके पैसे सस्ते होते हैं या महंगे होते हैं? थोड़ा सा अपना वो मार्केटिंग का जो है ना एक फ़न जो है ना, जलवा लाइव दिखाएँ आज हमें बिल्कुल इधर। अच्छा, मैं वैसे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं नाज़रीन को बोलना चाहता हूँ कि सेंट एंड स्टोरीज जो है वो पाकिस्तान का नंबर 1 ई-कॉमर्स ब्रांड है, जो कि अब रिटेल में भी आ गया। और हम लोग मशहूर हैं हाई क्वालिटी अफोर्डेबल फ्रेगरेंसेस बेचने में। यूजुअली हमारी जो फ्रेगरेंसेस हैं वो 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की रेंज में हैं, और वो अच्छी क्वालिटी की हैं। अच्छी क्वालिटी से मुराद ये है कि सबसे पहले कि आपको एक अच्छी फील दें, फ़र्क बख्शें, और अच्छी उनके कपड़ों के ऊपर लास्टिंग रहे और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलें। तो अगर आप हमारी फ्रेगरेंसेस ट्राई करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी।
और आप औरों को भी रेकमेंड करेंगे। और खुशबू ऐसी चीज़ है, आजकल लोग यही बोलते हैं कि इतनी महंगाई है तो जो है हमारे लिए किचन चलाना मुश्किल है, तो हम लोग खुशबुओं पे क्यों खर्चा करें। तो उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि देखें, खुशबू ऐसी चीज़ है जो आपको हायर प्रोडक्टिव स्टेट में आने में मदद देती है, आपके दिमाग को फ़र्क बख्शती है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती है। और जब आप उस माइंडसेट में आते हैं, ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट में, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो मैं कहता हूँ कि आप जब हमारी खुशबुएं लगाएंगे तो आप जॉब पे अच्छा काम करेंगे, आपकी जो है ना इंक्रीमेंट्स लगेंगे और आपके खुशबू के पैसे जो है वो पूरे हो जाएंगे। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त भाई। इंक्रीमेंट के लिए लगा लो भाई जान, इंक्रीमेंट के लिए लगा लो, ऐसे नहीं लगानी। तो चलिए जी, बहुत शुक्रिया साहब, जज़ाकल्लाह। इसी तरह आप फूलों की दुकानें बढ़ाते रहें, खुशबू का व्यापार आपका दूर तक जाए इंशाल्लाह। और जिस तरह आपका विज़न है पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, आप इस तरह खुशबू के सफ़ीर हों। बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर, और इंशाल्लाह मुलाकात रहेगी। साथ भाई से हम कोशिश करेंगे कि इनकी फैक्ट्री का भी विज़िट करें, तो एक व्लॉग भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे उस वक्त। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।